नेकी, लेखक माणिक बंद्योपाध्याय। पूर्वी बंगाल का एक सब डिवीजन शहर। इसे शहर कहना तो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह खरा नहीं है। इसकी परतों में गांवों की मिलावट रची बसी है। चारों ओर नज़र दौड़ाने पर लगता है जैसे शहर और गांव एक दूसरे को गले लगाकर किसी अनोखी मूर्ति की तरह खड़े हों। बाजार और दफ्तरों वाले इलाके को देखें तो ये बिल्कुल आधुनिक शहर जैसा जान पड़ता है। यहाँ के बाजार एकदम अप टू डेट हैं। कलकत्ता में कोई नई शौकीन या फैंसी चीज़ निकले तो महीना बीतते न बीतते यहाँ की मनिहारी दुकानों में वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। इस शहर की धड़कन मानो वो मील भर लंबी इकलौती पक्की सड़क है जो बाजार का सीना चीरते हुए और अदालत के पास से गुजरते हुए आखिर में मिट्टी के रास्ते में मिलकर अपना अस्तित्व खो देती है। बाकी हिस्से की बात करें तो वो शुद्ध गांव के अलावा और कुछ नहीं है। घर मकान मुख्य रूप से बांस की बाड़ और टीन की छतों से बने हैं। हालांकि शहर के प्रमुख लक्षण भी वहाँ मौजूद हैं, जैसे बड़े बड़े आम और कटहल के बाग, तालाब, पोखर, बैंत के झुरमुट और झाड़ झंकाड़ वाले जंगल। उन जंगलों में सांप, मेंढक, सियार और नेवले के साथ साथ राजकीय संस्करण वाले विशालकाय गोह भी बेखौफ घूमते नजर आते हैं। शहर के पश्चिमी छोर पर चूने से पुता हुआ एक चमकता हुआ पक्का मकान है। प्रथा के अनुसार यहाँ के पहले मुंसिफ यानी न्यायाधीश इस घर में रहते हैं। वर्तमान में हेमंत मुखर्जी अपने परिवार के साथ यहाँ रह रहे हैं। घर के ठीक पीछे एक विशाल आम का बगीचा है, जिसके एक कोने में पोखर जैसा एक तालाब है। प्रकृति की अपनी कारीगरी से तालाब के चारों ओर पेड़ पौधों की ऐसी घनी दीवार बन गई है कि 8-10 हाथ की दूरी तक आए बिना किसी को कानों कान खबर भी नहीं हो सकती कि यहाँ कोई तालाब है। आसपास कोई घर मकान नहीं है। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा और निर्जनता छाई रहती है। कहानी की शुरुआत उसी एकांत तालाब के घाट से होती है। घड़ी में तब सुबह के करीब 10 बज रहे थे। 16-17 साल की एक लड़की वहां बेफिक्र होकर नहा रही थी। उसके मन में किसी की नजर का कोई डर नहीं था। रोज की आदत की तरह पूरे तालाब में तैरकर आने के बाद वो जब घाट पर चढ़कर अपना शरीर साफ कर रही थी, ठीक तभी वो अकल्पनीय घटना घटी। लड़की ने अचानक दूसरी ओर नजर डाली तो देखा एक 22-23 साल का युवक, आंखों पर सोने का चश्मा और नजरों में एक अजीब सा ठहराव। वो युवक एक पुराने आम के पेड़ के तने से सटकर शांति से खड़ा था और एकटक लड़की की ओर देख रहा था। उस निर्जन जंगल के माहौल में चश्मा पहने शहरी युवक की मौजूदगी किसी बड़ी पहेली जैसी थी। अजनबी युवक की थमी हुई नजर देख लड़की ने पल भर में खुद को गले तक पानी में डुबो लिया। शर्म और संकोच के मारे वो जैसे पत्थर की हो गई। पानी में डूबे डूबे उसने मन ही मन सोचा, भले घर का लड़का है तो हालात की गंभीरता को समझकर खुद ही हट जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और लड़के के हिलने डुलने के कोई लक्षण नहीं दिखे। वो बिल्कुल पहले की तरह पेड़ के तने के सहारे अड़िग खड़ा रहा। गुस्से और गहरी चिढ़ में लड़की ने अपने होंठ चढ़ा लिए। एक पल के लिए वो झिझकी, फिर अपना इरादा पक्का कर भीगे कपड़ों में ही पानी से बाहर निकल आई। वो धीमे मगर दृढ़ कदमों से उस अजनबी युवक की ओर बढ़ने लगी। लड़का उस समय बड़ी तल्लीनता के साथ पेड़ की ऊंची डालियों पर कुछ तलाश रहा था। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की किसी और चीज की ओर उसका रत्ती भर भी ध्यान नहीं है। युवक के इस बेपरवाह अंदाज ने लड़की के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। कड़वे स्वर में लड़की बोल उठी, देखिए। अचानक किसी इंसान की आवाज सुनकर लड़का बुरी तरह चौंक गया। वो सकपकाकर लड़की की ओर देखने लगा। लड़की ने तीखे व्यंग्य के साथ कहा, इतनी दूर से देखने में शायद आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, तो फिर घाट की सीढ़ियों के पास ही चलिए ना, मेरा नहाना भी बाकी जो है। युवक ने जैसे आसमान से गिरते हुए अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, मुझसे कह रही हैं? लड़की अब और भी कठोर हो गई। क्या यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति भी है? आप तो दिखने में भले घर के लड़के लगते हैं, फिर आपकी प्रवृत्ति ऐसी क्यों है? गुस्से और अपमान से लड़की का गला भराया वो जैसे तैसे अपनी आंखों के आंसू रोक रही थी। लड़का एक सच्ची हैरानी के साथ उसके चेहरे की ओर ताकता रहा। लड़की रुकी नहीं। उसने और आरोप लगाते हुए कहा, एक और दिन भी आप इसी तरह झांक रहे थे, तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये आपकी कैसी शराफत है? आपको अपने मन में शर्म आती है या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें क्यों शर्म के मारे मर जाना पड़ता है? किसी इंसान को इतना नीच समझते हुए भी दुख होता है। पीले पड़े चेहरे के साथ लड़का हकलाते हुए बोला, ये सब आप क्या कह रही हैं? मैं तो नौटंकी मत कीजिए। लड़की उसे डांट उठी। लड़के का सीधा साधा चेहरा देखकर उसका मन थोड़ा नरम पड़ा था, लेकिन उसके इस नानुकुर ने लड़की को फिर से सख्त बना दिया। उसने तंज कसते हुए कहा, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। अपनी दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए, मुझे आपसे रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। नहाते वक्त गाय भैंस भी तो कभी कभी पानी पीने आ जाते हैं, आप भी वैसे ही हैं। लड़की मुड़ी और जाने लगी। तभी पीछे से एक व्याकुल आवाज सुनाई दी, रुकिए। लड़की ठिठक गई।
युवक ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मेहरबानी करके मुझ पर यकीन कीजिए, आप नहा रही थीं, इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपने पिछले दिन की बात कही, लेकिन मैं तो कल ही कलकत्ता से यहां आया हूं। सुबह ये बंदूक लेकर निकला था कि शायद आसपास कोई एक आध पक्षी मिल जाए। एक फाख्ता खुग्गू इस तरफ उड़कर आया था। मैं बस ये देख रहा था कि वो कहाँ बैठा, आपको नहीं। हाथ की बंदूक दिखाकर उसने अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अब भी शांत नहीं हुई थी। घाट की ओर वापस मुड़ते हुए उसने अपना आखिरी वाक्य उछाला, मेहरबानी करके ये भोलापन मत झाड़िए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। अपमान से अशोक का चेहरा काला पड़ गया। सुबह की वो खिली हुई धूप भी जैसे एक सुंदर युवती द्वारा लगाए गए इस भद्दे आरोप के दाग से पल भर में धुंधली हो गई। एक गहरी चिढ़ और लंबी आग के साथ वो बगीचे से हट गया। जिस फाख्ते को वो खोज रहा था वो ठीक उसकी आंखों के सामने से उड़कर पास की एक डाल पर जा बैठा। लेकिन अब अशोक की बंदूक उठाने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं हुई। बगीचे के टेढ़े मेढ़े संकरे रास्ते से होता हुआ वो घर के पिछले दरवाजे से अपने उसी सफेद चूने से पुते हुए मकान में दाखिल हुआ। बंदूक को बड़े कमरे के कोने में लापरवाही से टिका कर रख दिया और उदास मन से बरामदे के एक किनारे बैठ गया। बेटे का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ ने पूछा, क्या शिकार किया रे अशोक? अशोक ने संक्षिप्त मगर कड़वे स्वर में जवाब दिया, अपमान और आरोप। माँ ने हैरान होकर पूछा, आरोप? अशोक कुछ देर चुप रहा और फिर दबी हुई आवाज में बोला, हाँ माँ, क्या गांव की लड़कियां बहुत झगड़ालू होती हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए जानना चाहा, क्यों, क्या किसी से झगड़ा करके आ रहा है? अशोक अब फट पड़ा। मुझे भला झगड़ा करने की जरूरत कहाँ पड़ी? उसने अकेले ही सब कर दिया। मैं तो फाख्ता यानी घुघू ढूंढ रहा था और वो नहाकर पानी से बाहर आई और जो मुंह में आया सुना दिया। तेवर तो ऐसे थे जैसे मैं ताक में बैठा था। बाप रे, तुम लोग यहीं रहो, मैं कल ही कलकत्ता चंपत हो रहा हूं। माँ ने उत्सुक होकर पूछा कि वो किस तालाब की बात कर रहा है। अशोक ने बगीचे से सटे तालाब की ओर इशारा किया तो माँ समझ गईं। वे हंसकर बोली, ओह, तब तो शायद वो हृदय मुख्तार की भतीजी होगी। बहुत सुंदर है ना? अशोक ने चिढ़कर कहा, मैंने देखा? देखने से पहले ही जो उसने सुनाया, अगर देख लेता तो शायद जिंदा ही चबा जाती। बेटी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा, नहीं रे, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस उसकी कमी इतनी ही है कि उसका स्वाभिमान तेज थोड़ा ज्यादा है और वो बहुत मुंहफट है। अन्याय का विरोध करने के बारे में वो जरा भी नहीं सोचती। अशोक बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, बहुत बड़ी न्याय की मूरत है। मैं कल ही आया हूं और वो कहती क्या है कि एक और दिन भी आप झांक रहे थे। माँ ने भरोसा दिलाते हुए कहा, वो असल में तुझे पहचान नहीं पाई, वो तो अक्सर मेरे पास आती रहती है। जैसे ही उसे सच्चाई का पता चलेगा, देखना वो खुद माफी मांग लेगी। अशोक अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और पूछा, नेकी? क्या उसका नाम नेकी है? माँ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, बचपन में वो नाक से रोती थी, नाक चढ़ाकर, इसलिए उसकी बुआ ने उसका नाम ये रख दिया था। अशोक ने बेरुखी से जवाब दिया, नाक से रोती थी? माँ, वो आज जिस तरह से बोल रही थी, अगर थोड़ी देर और बोलती तो शायद मैं ही नाक से रोने लगता। आज भी शाम के बाद काल बैसाखी यानी तेज तूफान अपना कहर बरपाएगी। दोपहर की ये उमस भरी गर्मी मानो बिना किसी शक के यही पैगाम दे रही थी। कल एक दौर की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन आज उस दम घोटू गर्मी में सांस लेना दूभर हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत किसी बड़ी कढ़ाई में सब कुछ उबाल रही हो। सूखी और कड़कती धूप तो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन ये चिपचिपी गर्मी बड़ी ही अजीब होती है। बिस्तर पर शीतल पाटी बिछाने के बावजूद कोई चैन नहीं था। बेतहाशा गर्मी से अशोक का शरीर पसीने में तर हो रहा था। माँ घर पर नहीं थी, पास के ही एक मुंसिफ की पत्नी का साथ देने गई थी। धूप हो या बारिश, महिलाओं की गपशप और घूमना फिरना रोकना नामुमकिन है। अशोक के छोटे भाई पुलक का स्कूल सुबह का था, अब शायद आम के बगीचे में उसकी धमाचौकड़ी चल रही होगी। असहनीय गर्मी से झुंझलाकर अशोक ने हाथ की किताब मेज की ओर फेंक दी और उठ बैठा। एक गीले तौलिए से बदन का पसीना पोंछकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आधी खुली खिड़की के उस पार बाहर की ठहरी हुई दुनिया जैसे सूरज के बेरहम जुल्म के आगे खामोशी से घुटने टेक चुकी थी। दोपहर का वक्त होने के बावजूद चारों ओर का सन्नाटा इतना गहरा था कि मानो कोई सुनसान रात उतर आई हो। कुदरत की इस अजीबो-गरीब गंभीरता को जैसे हाथों से छुआ जा सकता था। तभी एक दबी हुई लंबी आह जैसी हल्की सी हवा चली और अधखुला दरवाजा धीमी आवाज के साथ खुल गया। अशोक ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। आंगन से नेकी चली आ रही थी। उसके हाथ में 2 किताबें थीं। भीगे हुए बाल पीठ पर फैले थे। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उसने साड़ी का आंचल सिर पर डाल रखा था। बड़े कमरे में झांककर जब नेकी को अशोक की माँ नजर नहीं आई तो उसने मासी माँ कहकर आवाज दी। कोई जवाब न मिलने पर वो अशोक के कमरे के सामने आकर खड़ी हो गई।
बिस्तर पर एक अनजान युवक को बैठे देख वो बुरी तरह चौंक गई। तुरंत खुद को संभालते हुए उसने दबी आवाज में कहा, आप? ओ हाँ, ठीक ही तो है। अशोक ने बेहद संजीदगी, गंभीरता से जवाब दिया। माँ घर पर नहीं है। नेकी थोड़ा झेंपते हुए बोली, घर पर नहीं है? मैं ये 2 किताबें वापस करने आई थी। खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए अशोक ने बेरुखी से कहा, उधर मेज पर रख दीजिए। लेकिन नेकी के हाव भाव से तुरंत चले जाने का कोई संकेत नहीं मिला। वो दरवाजे पर खड़े होकर काफी आत्मविश्वास सप्रतिभ के साथ पूछ बैठी, आप अशोक बाबू हैं, है ना? अशोक ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। नेकी ने अब थोड़ी शर्म और मुस्कुराहट मिली जुली आवाज में कहा, तब तो कल की उस फाख्ता घुग्गू वाली कहानी पर यकीन करना ही पड़ेगा। अशोक ने अब सीधे नेकी के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी पिछली दिन के अपमान की कड़वाहट बाकी थी। उसने थोड़े तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मेरा सौभाग्य। वैसे ये यकीन किस आधार पर हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैं अशोक बाबू हूं? निकी ने मंद मुस्कान के साथ सहजता से बात शुरू की। मासी माँ से आपके बारे में इतना कुछ सुना है कि यकीन न करने का कोई चारा ही नहीं है। आपके आने की बात जानती तो थी, पर कल गुस्से में ध्यान ही नहीं रहा। मुझे लगा शायद कोई और फालतू आवारा लड़का बदमाशी कर रहा है। अशोक का घायल स्वाभिमान अब भी शांत नहीं हुआ था। उसने बेरुखी से कहा, बिल्कुल सही किया था आपने। नेकी ने अब सीधे सवाल किया, क्या आप बहुत ज्यादा नाराज हैं? अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। नेकी ने मिन्नत भरे स्वर में कहा, नाराज होना जायज भी है। झूठा आरोप आखिर कौन सह सकता है? अच्छा सुनिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूं। अब तो गुस्सा कम होगा। अशोक ने बेपरवाह अंदाज में कहा, गुस्सा कम हो जाएगा, पर अभी घर पर कोई नहीं है। अगर आप शाम को आती तो बेहतर होता। नेकी के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान उभर आई। उसने तीखे स्वर में पूछा, यानी आप अब मुझे जाने के लिए कह रहे हैं? अशोक ने उदासीनता से कहा, मतलब तो कुछ ऐसा ही निकलता है। अपमान से नेकी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रुंधे हुए गले से कहा, क्या आप मुझे यहां से भगा रहे हैं? अशोक ने थोड़ी भद्रता दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, भगाऊंगा क्यों? उतनी अभद्रता तो यकीनन नहीं करूंगा। असल में मेरे कहने का मकसद था। वो रुक गया। मकसद क्या था? नेकी के सवाल में एक तरह की चुनौती थी। अशोक ने अब अपने तर्कश का आखिरी तीर छोड़ा। असल बात यह है कि मुझे आपसे डर लगता है। शायद आप फिर से कह बैठें कि अकेला पाकर मैंने आपका अपमान किया है। ये बात पिछले दिन के आरोप से भी कई गुना ज्यादा जहरीली थी। सुनसान दोपहर के इस बेरुखी भरे माहौल में दूसरे किस्म के अपमान का इशारा नेकी के सीने में तीर की तरह चुभा। उसका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा उठा। हाथ की दोनों किताबें जोर से फर्श पर पटकते हुए वो चिल्ला उठी, आप एक गंवार चसा हैं। अगर अपने मन में मैल हो तो पूरी दुनिया ही गंदी नजर आती है। नहाने के घाट पर ही आपकी असलियत समझ जानी चाहिए थी। एक पल भी रोके बिना नेकी वहां से तूफान की तरह चली गई। नेकी के चले जाने के बाद कमरे का सन्नाटा मानो अशोक का उपहास करने लगा। वो खिड़की से बाहर कुदरत की उस खामोशी को निहारता रहा। अब जाकर उसे साफ तौर पर एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए था, उसी का उसने इतनी नीचता से अपमान कर दिया। अशोक सोच रहा था कि भले ही वो तांग झांक करने नहीं गया था, पर क्या अक्सर ऐसा नहीं होता? लोलुप नजरों के सामने बंगाली लड़कियां आमतौर पर शर्म के मारे जमीन में गड़ जाती हैं और जैसे तैसे खुद को छिपाकर भागने में ही अपनी भलाई समझती हैं। लेकिन नेकी अलग थी। सीधे सीधे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कितनी लड़कियों में होती है। बिल्कुल एकांत में एक अजनबी युवक के मुंह पर खड़े होकर जो लड़की ये कह सकती है, आप गाय भैंस की तरह हैं, मुझे आपसे कोई शर्म नहीं आती, वो लड़की साधारण नहीं हो सकती। अशोक को आज समझ आया कि झूठी शान की लड़ाई में उसने एक तेजस्वी और पवित्र हृदय का अनादर किया है। वो भी कब? जब वो लड़की खुद चलकर उसके पास माफी मांगने आई थी। उस घटना के बाद 2 दिन बीत चुके थे। नेकी का कोई अता पता नहीं था। शाम को दोनों भाइयों को खाना देते समय मां अचानक उदास होकर बोली, क्यों रे पुलक, तेरी नेकी दीदी 2 दिनों से नहीं आ रही है? क्या बात है भला, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अशोक खाने की थाली के सामने सुन्न होकर बैठा रहा। मां के सहज सवाल ने उसके सीने के भीतर एक अनजाने डर की लहर पैदा कर दी। जब मां ने नेकी के न आने की वजह पूछी तो पुलक ने एक पके हुए आम पर कलाई जमाते हुए बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, भैया ने डांटा है। ये कहकर वो फिर से आम खाने में मग्न हो गया। मां ने हैरान होकर अशोक की ओर देखा और पूछा, फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों का? क्या हुआ था? अशोक ने बड़ी चालाकी से सारा दोष नेकी के सिर मढ़ दिया। उसने बड़े ही निर्विकार भाव से कहा, परसों तुम घर पर नहीं थी, वो दोपहर को किताबें लेकर आ पहुंची। जैसे ही मैंने कहा कि माँ घर पर नहीं है, शाम को आना, वैसे ही जो मुंह में आया बककर गूंजती हुई चली गई।
इंसान इसी तरह अपने किए हुए अन्याय की जलन से बचने के लिए झूठी तसल्ली खोजता है। दूसरों को दर्द देना आसान है और बातों की चोट से छलनी करना उससे भी आसान। लेकिन वो आसान काम करके भी अशोक को शांति नहीं मिल रही थी। नेकी का वो सुंदर और जवान चेहरा जो उसकी कड़वी बातों से कुम्हला गया था, वो याद अब 24 घंटे अशोक के मन में कांटे की तरह चुभ रही थी। माँ ने ठंडी आह भरकर कहा, कैसी बचकानी हरकतें करते हो तुम लोग। नेकी तो वैसी लड़की नहीं है जो बेवजह झगड़ा मोल ले। जब धूप ढली तो मन हल्का करने के लिए अशोक अपने छोटे भाई पुलक को लेकर टहलने निकला। आम के बगीचे के बाद ही दूर दूर तक फैला मैदान था। मैदान की मेड़ों से होकर निकलने वाला सकरा रास्ता, यहां टहलना अशोक को बहुत पसंद था। कभी कभी वो हल चले हुए खेतों की नरम मिट्टी में उतर जाता, पैरों के दबाव से सूखी मिट्टी के ढेले चकनाचूर होकर धूल बन जाते। वैशाख का तपता सूरज दिन भर इन खेतों को झुलसाता है। सूरज के विदा होते ही वो संचित ताप मिट्टी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। अशोक अपने रोम रोम से उस गर्माहट को महसूस करता है। जुती हुई मिट्टी की एक धुंधली मगर मनमोहक खुशबू उसके मन को उदास कर देती है। पुलक का हाथ थामे चलते हुए वो सोचता है, मिट्टी मानो खुद को पहचानवाने की कोशिश कर रही है। ये स्थिर और जड़ मिट्टी जैसे कहना चाहती है, पूरी दुनिया के जीवन का रस मैं ही देती हूं, मुझे पहचान कर रखो। मैदान पार करने के बाद करीब मील भर की दूरी पर एक छोटी सी नदी है। गर्मियों के प्रकोप के कारण अब उसमें बहाव नहीं बचा है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी जमा है, बाकी हिस्सा सफ़ेद चमकदार रेत से ढका हुआ है। वो रेत कभी लहरों के नीचे थी। नदी जब बहती थी तब पानी की गति एक निपुण कलाकार की तरह थी। रेत के सीने पर पानी की लहरों ने एक अद्भुत नक्काशी और अल्पना यानी रंगोली उकेर दी है। कहीं लहरों की हूबहू छाप है तो कहीं विचित्र सूक्ष्म रेखाओं का संगम। देखकर लगता है जैसे किसी जादूगर ने आकर ये जादुई तस्वीरें बनाई हों। अशोक हर रोज यहां आकर बैठता है। उसके पैरों के निशान से रेत की वो कलाकारी खराब हो जाती है जिसे देखकर उसे दुख होता है। हालांकि वो जानता है कि यह सूक्ष्म सुंदरता शायद 100 में से 99 लोगों की नज़र में ही नहीं आएगी। सुंदरता कोई तुच्छ चीज नहीं है। दरअसल सूक्ष्म सुंदरता को खोजने के मामले में इंसानों के भीतर एक बड़ी अक्षमता होती है। अशोक आज उसी नदी किनारे के रेतीले तट की ओर जा रहा था। आम के बगीचे की घनी छांव और सन्नाटे के बीच एक मोटे पेड़ के तने के पास मुड़ते ही वह सीधे नेकी के आमने सामने आ गया। नेकी के हाथ में तौलिया, गमछा और साबुन था। वह शायद तालाब में नहाने जा रही थी। आंखें मिलते ही नेकी का शांत चेहरा पल भर में सख्त हो गया। बिना एक शब्द बोले वह खामोशी से रास्ते के एक किनारे हट गई और अशोक को रास्ता दे दिया। अशोक ने जैसे तैसे खुद को संभाला और अकड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन सारी गड़बड़ छोटे भाई पुलक ने कर दी। वह नेकी के सामने ठिठक कर खड़ा हो गया और शिकायत भरे लहजे में बोला, अब तुम हमारे घर क्यों नहीं आती नेकी दीदी? आज चलो ना, भैया अब कुछ नहीं कहेंगे, माँ ने भैया को बहुत डांटा है। आगे बढ़ चुके अशोक के कानों में जब यह बात पड़ी तो वह शर्म से लाल हो उठा। वह ठिठक कर रुक गया और भारी आवाज में पुकारा, पुलक आजा, बहुत देर हो गई है। नेकी ने पुलक को अपने पास खींचा और धीमी आवाज में उससे कुछ कहा, जिसे सुनकर लड़का खुशी से तालियां बजाने लगा। उसने नेकी के हाथ से तौलिया एक तरह से छीन लिया और अपने भाई को सुनाते हुए बोला, तुम जाओ भैया, मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं नेकी दीदी के साथ तैरूंगा। अशोक ने चिढ़कर कहा, क्या घूमने नहीं चलेगा? पुलक अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने सिर हिलाकर कहा, घूमने तो रोज ही जाते हैं, आज बल्कि तैरेंगे। आप भी आइए ना भैया, हम तीनों स्विमिंग रेस करेंगे। पर आप नेकी दीदी से जीत नहीं पाएंगे, वो बहुत अच्छा तैरती हैं। अशोक ने डांटते हुए कहा, इस बेवक्त उस गंदे पोखर में नहाने से तबीयत खराब हो जाएगी पुलक। अभी घर चल, कल सुबह बड़े तालाब ले जाऊंगा। तालाब छोटा है या बड़ा, पुलक को इससे कोई लेना देना नहीं था। नेकी दीदी का साथ मिलना ही उसके लिए असली बात थी। उसने नेकी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और भैया के प्रस्ताव पर कड़ा ऐतराज जताया। नेकी भी पुलक का हाथ थामे तालाब की ओर कदम बढ़ाने लगी। अशोक अब गुस्से से फट पड़ा और बोला, इस बेवक्त उसे उस गंदे पोखर में नहाने के लिए जो आपने उकसाया है, अगर वो बीमार पड़ा तो जिम्मेदार कौन होगा? नेकी ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने चलते चलते ही जवाब दिया, मैं हूंगी, उसे इसकी आदत है। अशोक ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आदत है मतलब? क्या वो कोई गंवार भूत है जिसे गंदे पोखर में नहाने की आदत होगी? नेकी ने अब तीखे स्वर में आखिरी चोट की। गंवार भूत न सही, पर आपकी तरह शहरी बाबू तो नहीं है। ये कहकर वो पुलक को लेकर आम के पेड़ों की ओट में ओझल हो गई। शहरी बाबू, उस लड़की ने आखिरकार उसे एक निकम्मा नागरिक बाबू समझ ही लिया।
अपमान और गुस्से में अशोक तेजी से मैदान की ओर चलने लगा। उसके टहलने का सारा मजा किरकिरा हो गया था। उसने सोचा, कितनी अशुभ घड़ी में आज उस लड़की से सामना हुआ था। मैदान में अकेले बैठे बैठे शाम का अंधेरा कुछ असामान्य रूप से गहराने लगा। आसमान ने नीले के बजाय एक धुएं जैसा काला रंग ले लिया था। तपते बैशाख की दोपहर के बाद ये घना अंधेरा कि काल बैसाखी भीषण तूफान का संकेत है, इस ओर अशोक का रत्ती भर भी ध्यान नहीं था। अगर ध्यान होता तो उस निर्जन नदी के तट पर अकेले बैठे रहने की हिम्मत वो कम से कम न करता। ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व में जमी वो स्याह काली छाया इतनी तेजी से आधे आसमान को निगल लेगी, इसकी अशोक ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही देर में पूरा आसमान एकदम घोटू अंधेरे से ढक गया। हालात बिगड़ते देख अशोक को होश आया। उसने एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत उठकर घर की ओर कदम बढ़ा दिए। आसमान की उस भयानक काली और गंभीर सूरत की ओर वो जितनी बार भी डरकर देखता, उतनी ही बार उसके पैरों की रफ्तार बढ़ जाती। कुछ देर पहले तक नेकी को लेकर जो मान सम्मान और नाराजगी का सिलसिला चल रहा था, तूफान की आहट मिलते ही वो एक पल में मन से बिल्कुल मिट गया। अब एकमात्र चिंता थी तूफान के आने से पहले किसी तरह सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचना। हालांकि इस इलाके में काल बैसाखी एक आम बात थी, लेकिन सुनसान मैदान के बीच ऐसे दानवी तूफान का सामना करने की कल्पना मात्र से अशोक की रूह कांप रही थी। अचानक उस जमे हुए घने अंधेरे को चीरते हुए बिजली की एक तेज चमक कौंधी। अशोक की तेज चाल अब दौड़ में बदल गई। वो एक बार पूरी ओडिशा घूमने गया था, इसलिए समुद्र की वो गंभीर गर्जन उसे बखूबी याद थी। अचानक बिल्कुल वैसी ही एक धुंधली लेकिन जोरदार गरज उसके पीछे से सुनाई दी और वो समझ गया, काल बैसाखी उसका पीछा कर रही है। हाथ में मुश्किल से 2-3 मिनट का समय था। दौड़ते दौड़ते वो बुरी तरह हांफ गया था। इस उबड़ खाबड़ मैदान के अंधेरे में दौड़ने का मतलब था गिरकर चोट खा जाने की पूरी संभावना। मजबूरी में उसने दौड़ना धीमा किया और तेज चलना शुरू किया। बिजली की एक और चमक में उसने देखा, आम के बगीचे तक पहुंचने में अब भी कम से कम 5-7 मिनट का रास्ता बाकी था। अशोक के मन में एक बड़ा संदेह पैदा हुआ, क्या इस प्रचंड तूफान में आम के बगीचे के रास्ते जाना वाकई बुद्धिमानी होगी? गिरते हुए पेड़ों के नीचे दबने का डर तो बना ही हुआ था। उसने एक पल ठिठक कर सोचना चाहा, लेकिन पीछे से आ रही वह प्रलयंकारी गर्जना इतनी करीब आ चुकी थी कि रुकने का साहस नहीं हुआ। इसके अलावा उसे कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी मालूम नहीं था। आम के बगीचे के सिवा अब कोई चारा न था। उसने मन ही मन सोचा, जिन पेड़ों ने फलों से सत्कार किया है, आज अगर उन्हीं के नीचे दबकर जान जाती है तो यही सही। अचानक एक विकराल शोर के साथ तूफान ने आकर अशोक की पीठ पर इतनी जोर का धक्का दिया कि वो लगभग औंधे मुख गिरते गिरते बचा। अब उसे मेहनत करके चलने की जरूरत नहीं पड़ी। हवा के प्रचंड दबाव ने ही उसे तिनके की तरह आगे ढकेलना शुरू कर दिया। चारों ओर जैसे कोई अजीब जादूगरी शुरू हो गई। जो पेड़ हमेशा आसमान की ओर सिर उठाए खड़े रहते थे, प्रकृति के इस रौद्र तांडव में वे आज झुककर जमीन का आश्रय पाने के लिए छटपटाने लगे। चारों ओर बस धूल, टूटती डालियां और हवा की सांस की आवाज, सब मिलाकर जैसे प्रलय का समय आ गया। आसमान में जैसे लाख भर ढोल नगाड़े एक साथ बज उठे हों। कुदरत ने एक अजीब और डरावना वॉर डांस यानी रण नृत्य शुरू कर दिया। ऐसा लगना था जैसे सब कुछ तहस नहस किए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। बादलों के सब्र का बांध अब टूट गया और बूंदों के बजाय मूसलाधार बारिश होने लगी। उस गिरती हुई जलधारा को लेकर पागल हवा ने ऐसा उन्मत्त खेल शुरू किया कि अशोक को लगने लगा इसी मैदान के बीच मुंह के बल लेट जाना ही बेहतर है। बिजली की तेज कौंद और बादलों की लगातार गड़गड़ाहट से पैदा होने वाले उस शोर ने अशोक की सुनने की शक्ति को जैसे शून्य कर दिया। चारों ओर बस पानी, हवा और आवाज का एक प्रलयंकारी तांडव था। आम के बगीचे के आखिरी छोर पर पहुंचकर अशोक जब हृदय मुख्तार के घर की रसोई के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक अंधेरे का सीना चीरती हुई एक सुरीली मगर तेज आवाज आई, अशोक बाबू रुकिए। अशोक ठिठक कर रुक गया। नेकी खिड़की के पास खड़ी अशोक का ही इंतजार कर रही थी। आवाज देते ही वो तूफान के बीच बाहर निकल आई और अशोक के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। वो हांफते हुए बोली, गला फाड़ कर चिल्लाई हूं। तूफान का ऐसा शोर था कि मुझे लगा शायद आप सुन ही नहीं पाएंगे। अंदर चलिए। अशोक अब भी हिचकिचा रहा था। उसने कहा, नहीं, मां बहुत चिंता करेंगी। नेकी ने रास्ता रोकते हुए डांट भरे लहजे में कहा, इस तूफान में बगीचे के रास्ते जाना नामुमकिन है। मैंने खुद अपने कानों से 3-4 पेड़ गिरने की आवाज सुनी है। एकदम जिद मत कीजिए, अंदर आइए। अशोक अब भी मां की चिंता में हिचकिचा रहा था। नेकी अब व्याकुल हो उठी। उसने एक तरह से विनती करते हुए कहा,
माँ शायद थोड़ी देर के लिए परेशान होंगी, लेकिन अगर आप वाकई पेड़ के नीचे दब गए तो वे उम्र भर के लिए पागल हो जाएंगी। आपके पांव पड़ती हूं, चलिए, कह रही हूं। ठीक उसी पल आसमान में बिजली की एक तेज कौंध चमकी। उस पल भर की रोशनी में नेकी के चेहरे पर जो गहरी बेचैनी और मिन्नत अशोक ने देखी, उसके बाद उसके मन में कोई शक नहीं रहा। उसने दबी आवाज में कहा, चलिए। नेकी अशोक को रास्ता दिखाते हुए रसोई के बगल से आंगन पार कर बड़े कमरे के बरामदे तक ले आई। दरवाजे की जंजीर खोलकर वे अंदर दाखिल हुए। कमरे के कोने में एक दिया जल रहा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही हवा के झोंके से वो बुझ गया। घोर अंधेरे में नेकी ने अशोक का हाथ पकड़ा और उसे कमरे के भीतर ले जाते हुए कहा, रुकिए, मैं रोशनी करती हूं। ताक पर हाथ मारकर एक लैंप निकालते हुए नेकी ने पूछा, क्या आपके पास माचिस है? अशोक ने जवाब दिया, नहीं। नेकी ने हैरान होकर पूछा, सिगरेट नहीं पीते? अशोक ने संक्षिप्त जवाब दिया, नहीं। अशोक की जेब में माचिस न होने पर नेकी ने मजाकिया लहजे में कहा, आप तो बहुत ही अच्छे लड़के निकले ना, आपसे तो जीत पाना नामुमकिन है। मैं बल्कि रसोई से ही माचिस लेकर आती हूं, आप तब तक इस अंधेरे में चुपचाप खड़े रहिए। नेकी बाहर चली गई। चारों ओर घना अंधेरा था, बस रसोई की ओर से आ रही हल्की सी धुंधली रोशनी में नेकी के हाथों की 2 सोने की चूड़ियों की क्षणिक चमक अशोक की नजर में आई। कुछ देर बाद नेकी माचिस लेकर लौटी। अशोक ने जैसे ही एक तीली जलाई, आग की मध्यम रोशनी में नेकी को देखकर वो बोल उठा, आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। नेकी ने संक्षिप्त जवाब दिया, वो तो हम दोनों ही भीग गए हैं, उसके बारे में बाद में दुखी हुआ जाएगा, पहले जरा ये बत्ती तो जलाइए। लैम्प जलाने के बाद कमरे की हालत देखकर अशोक हैरान रह गया। फर्श पर उन दोनों के शरीर से टपकते पानी से मानो छोटी मोटी नदी बह रही थी। नेकी ने अलमारी अलना से एक लाल किनारे वाली साड़ी निकाली और पास ही के ओट वाले हिस्से में कपड़े बदलने चली गई। अशोक की भीगी हुई कमीज उसके शरीर से बुरी तरह चिपकी हुई थी। उसने कमीज उतारकर हाथ में ले ली और अकेले कमरे में खड़े होकर चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। कमरा काफी बड़ा था। एक तरफ 2 बड़े पलंग आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन उन पर बिछाया गया बिस्तर पलंग के आधे हिस्से को भी पूरी तरह ढक नहीं पाया था। पुराने जमाने के फर्नीचर जितने विशाल थे, उतने ही थोड़े अजीब भी लग रहे थे। एक कोने में कतार से रखे हुए करीब 20-25 हांडी और कलश थे, जिनमें घर के चावल और दाल जमा करके रखे गए थे। पुरानी और फीकी पड़ चुकी लकड़ी की एक अलमारी अलना सीधा खड़े होने की ताकत खो चुकी थी और एक तरफ झुकी हुई थी। फिर भी उस पर साफ सुथरी धोती, साड़ी और कमीजें बड़े सलीके से तह करके रखी गई थीं। बांस की दीवार पर एक छोटा सा आईना लटक रहा था, जिसमें एक कंघी फंसी हुई थी। पास ही एक टूटे हाथ वाली लकड़ी की कुर्सी और पुरानी आम की लकड़ी का एक विशाल संदूक रखा था। उत्सुकतावश अशोक ने सिर झुकाकर पलंग के नीचे झांका। वहां धूल से भरे बड़े बड़े पीतल के बर्तनों, कलशों और देगचियों का जैसे एक जंगल जमा था। जैसे ही अशोक पलंग के नीचे से सीधा खड़ा हुआ, दरवाजे के पास से नेकी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। नेकी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है, क्या पलंग के नीचे भूत देख रहे थे? अशोक ने झेंपते हुए हकलाकर कहा, नहीं, मतलब मैं बाघ ढूंढ रहा था, कम से कम एक सियार तो मिल ही सकता था। बात पूरी किए बिना ही अशोक अचानक रुक गया। उसके मन का सारा गुस्सा और नफरत मानो एक पल में धुल गई। लालटेन की मध्यम रोशनी में सामने खड़ी उस युवती के रूप को देखकर वो मंत्रमुग्ध रह गया। नेकी ने जल्दी में कपड़े तो बदल लिए थे, लेकिन अपने भीगे बालों को वो ठीक से पोंछ नहीं पाई थी। भीगे बालों की एक लट उसके गालों के पास से फिसलती हुई सीने पर झूल रही थी। उसके माथे पर ठहरी हुई बारिश की नन्ही बूंदें लालटेन की रोशनी में इस तरह चमक रही थीं जैसे किसी कलाकार ने उसके माथे पर मोतियों की एक सुंदर माला सजा दी हो। भीगी हुई पलकों की ओट से जब नेकी ने देखा तो अशोक को लगा कि इस सौम्य रूप की दुनिया में कोई तुलना नहीं है। अशोक की इस मुग्ध नजरों के सामने नेकी शर्म से लाल हो गई और उसने अपनी आंखें झुका लीं। वो फौरन लकड़ी के संदूक के पास गई और एक साफ सुथरी धोती निकाल लाई। धोती अशोक के हाथ में देते हुए और उसकी भीगी कमीज थामते हुए नेकी बोली, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं अभी आती हूं। अशोक ने कपड़े बदलने के बाद आवाज दी, अब आइए। नेकी कमरे में वापस आ गई। हवा के झोंकों के साथ बारिश की बौछारें कमरे के भीतर आ रही थीं। उसने एक पल हिचकिचाकर दरवाजे की कुंडी लगा दी, फिर अशोक की ओर मुड़कर एक अजीब सी मांग कर बैठी, आप मुझे आप कहकर क्यों बुला रहे हैं? सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। क्या मुझसे तुम कहकर बात करने की हिम्मत आप में नहीं है? अशोक ने थोड़े मजाकिया मगर गंभीर स्वर में कहा, हिम्मत है या नहीं इसकी पहचान तो आपको सही समय पर मिल ही जाएगी, लेकिन ये क्या किया? उसने बंद दरवाजे की कुंडी की ओर इशारा किया। नेकी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया,
इतनी सी साधारण बात समझ नहीं पाए? बारिश की बौछार आ रही थी, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। बेकार में कमरा जलमग्न करने से क्या फायदा? अशोक के मन में उस समय शहरी नैतिकता और सामाजिक लोकलाज का डर चक्कर काट रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन नेकी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, वो सब बाद में देखा जाएगा अशोक बाबू। आप अभी उस धोती के पल्ले को शरीर पर लपेट लीजिए और उस टूटी हुई कुर्सी पर बैठ जाइए। मेरा नाम नेकी भोली हो सकता है, लेकिन मैं नौटंकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं आपके साथ अकेले कमरे में रह सकती हूं, तो दरवाजा खुला हो या बंद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरवाजा खुला रहने से बस कमरा भीगेगा और कुछ नहीं। अशोक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम भी बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। नेकी पलंग के एक कोने में बैठ गई और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुक्म कीजिए। अशोक ने पूछा, क्या तुम यहां अकेली रहती हो? नेकी खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्या आपको ऐसा मुमकिन लगता है? हम 3 लोग रहते हैं, मामा, बुआ और मैं। मामा 2 दिन पहले जमीन देखने मुफस्सिल देहात गए हैं और बुआ शाम को किसी के घर गई थी और वहीं तूफान में फंस गई हैं। आज कितना भयानक तूफान है। आप जब लौट नहीं रहे थे तो मैदान में आपके अकेलेपन के बारे में सोचकर मैं सच में बहुत डर रही थी। ये सुनकर अशोक अचानक बेचैन होकर खड़ा हो गया। उसने घबराहट में कहा, मैं चलता हूं। नेकी ने हैरान होकर पूछा, अब क्या हुआ? अशोक ने खुद पर झल्लाते हुए कहा, मुझ जैसा मूर्ख कोई और नहीं है। एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर कोई अचानक आ गया तो वो कितनी भद्दी स्थिति होगी। मैं अभी निकलता हूं। नेकी ने मजबूत आवाज में उसे तसल्ली दी, फिक्र मत कीजिए, इस प्रलयंकारी तूफान में कोई आपके पीछे जासूसी करने नहीं आएगा। और जाएंगे भी कैसे? बगीचे की हालत देखी है। अगर मुझे इतना ही डर लगता तो मैं आपको बुलाकर नहीं लाती। बैठिए तो। अशोक ने कुर्सी पर झुककर बैठते हुए नेकी की ओर एक नजर देखा। उसके स्वर में अब पहले जैसी झुंझलाहट नहीं थी, बल्कि एक तरह का विस्मय था। उसने कहा, तुम्हारा साहस तो कम नहीं है नेकी। लोग भले ना जाने, पर मैं तो जानता हूं तुम मुझे ठीक से पहचानते भी नहीं हो। ऊपर से ऐसी तूफानी रात में किस भरोसे पर मुझे घर के अंदर बुला लिया? नेकी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पलटकर सवाल किया, आपको नहीं पहचानती, ये किसने कहा? अशोक ने तर्क देते हुए समझाने की कोशिश की, मैं ही कह रहा हूं, आए हुए अभी कुल 5 दिन हुए हैं। उस पर मुलाकात हुई है सिर्फ 3 बार और तीनों बार हमने एक दूसरे से झगड़ा ही किया है। पहचानने का मौका मिला ही कब? क्या उस तालाब के किनारे? नेकी खिलखिलाकर हंस पड़ी, हंसी मानो उसके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा थी। उसने हंसते हुए कहा, तालाब वाली वो घटना देख रही हूं कि आप अभी तक भूले नहीं हैं। अशोक ने गंभीर होने का ढोंग करते हुए कहा, मजाक नहीं नेकी, सच बताओ तो मुझे पहचाना कैसे? नेकी अब थोड़ी संजीदा, सीरियस हुई। उसने समझाते हुए कहा, क्या आप वाकई ऐसा मानते हैं कि किसी को पहचानने के लिए उसके साथ सालों साल मेल जोल बढ़ाना जरूरी है? जो इंसान मुझसे पहली ही मुलाकात में उस तरह झगड़ सकता है, उसे डरने की कोई जरूरत मैं महसूस नहीं करती, समझे? अशोक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ठीक से समझ नहीं पाया। लेकिन ने अब बात को और सरल करते हुए कहा, तो फिर दूसरे तरीके से कहती हूं, इंसान की अनुभूति, अंतर्ज्ञान जैसी भी तो कोई चीज होती है अशोक बाबू। हम जैसे लोग जो देहात में रहते हैं, एक नजर में ही इंसान को पहचान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, मासी माँ के बेटे को पहचानने के लिए किसी अलग परिचय की जरूरत नहीं होती। अपनी माँ के प्रति नेकी की ये बेबाक श्रद्धा देखकर अशोक का मन खुशी से भर गया। उनके बीच की वो अदृश्य दीवार मानो पल भर में ढह गई। कुछ देर खामोशी रही। अशोक अब अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, अच्छा नेकी, तुम्हारा असल नाम क्या है, ये तो बताओ। नेकी ने थोड़े नखरे के साथ होंठ सिकोड़ कर कहा, क्यों, क्या नेकी नाम पसंद नहीं आया? क्या मुझ पर यह नाम बिल्कुल भी नहीं जचता है ना? कुछ देर चुप रहकर उसने सिर झुकाकर कहा, आप चाहें तो मुझे लीला कहकर बुला सकते हैं। अशोक ने दोहराया, लीला? वाह, नाम तो बहुत ही सुंदर है। नेकी ने शर्माते हुए पूछा, वाकई सुंदर है? अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट में ही जैसे बहुत सी अनकही बातें छिपी थीं। अचानक सन्नाटा तोड़ते हुए नेकी ने सवाल किया, क्या आपको भूख लगी है? आम खाएंगे? अशोक ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। तूफान की उस भीगी रात के माहौल में पके हुए आमों की महक ने जैसे एक नया उत्साह भर दिया। अशोक ने पहले खाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन नेकी का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने हार मान ली। नाराज हो गई क्या? अच्छा लाओ, खा लूंगा। नेकी ने थोड़े शिकायती लहजे में कहा, रहने दीजिए, भूख ना हो तो जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। अशोक ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए कहा, ये देखो, अब लग रहा है कि काफी भूख लगी है। इतनी देर तक ठीक से समझ नहीं पाया था। जो भी दोगी दे दो, खा लेता हूं। नेकी ने मुस्कुराते हुए खाने का इंतजाम किया। सिर्फ संदेश ही नहीं, कमरे के कोने में रखे कलश से ठंडा पानी और मीठे पके हुए आम भी उसने सलीके से काट कर दिए। लालटेन की मध्यम रोशनी में अशोक खामोशी से खाने में जुट गया।
नेकी ने पास बैठकर गुजारिश की, खाते खाते बातें भी तो कीजिए, ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा। अशोक ने आम खाते हुए नेकी की जिंदगी के बारे में जानना चाहा, और एक एक करके नेकी ने जो सुनाया उसने अशोक को पूरी तरह हैरान कर दिया। नेकी असल में कोई साधारण ग्रामीण लड़की नहीं है। वो एक बहुत बड़े रईस की बेटी है। कोलकाता में उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। बचपन में ही माँ का साया उठ गया था। बुआ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन सुख का वो महल ताश के पत्तों की तरह तब ढह गया जब नेकी की उम्र महज 16 साल थी। कारोबार डूब गया और कर्ज का बोझ आसमान छूने लगा। बाजार में दिवालिया होने का कलंक फैलने से पहले ही नेकी के पिता ने अपने सर में गोली मारकर तमाम जिम्मेदारियों से मुक्ति पा ली। रिश्तेदारों के नाम पर बस ये मामा ही थे। 2 साल पहले आंखों के आंसू पोंछते हुए नेकी अपनी बुआ के साथ इन मामा की शरण में चली आई। पीछे छूट गई वो जन्म से अपनाई हुई उसकी शौकीन शहरी जिंदगी। नेकी बताने लगी, पिताजी के शौक से भी बड़ा एक अनजानी जिंदगी का डर बन गया था अशोक बाबू। गांव मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। बुआ से कहानियां सुनती थी। सुबह 5 बजे उठकर गोबर से घर लीपना, पोखर में जाकर बर्तन मांजना और लौकी कुमड़े की चचड़ी सब्जी से पेट भरना। ये सब सुनकर आंखों के आगे बस अंधेरा छा जाता था। लगता था ऐसी जिंदगी जीने से तो अफीम खाकर मर जाना शायद ज्यादा आसान है। अशोक मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुन रहा था। उसने पछतावे भरे स्वर में पूछा, फिर जब सचमुच यहां आई तब कैसा लगा? नेकी ने अपनी जिंदगी के बदलाव की कहानी पूरी की। उसने मुस्कुराते हुए बताया कि जिस घर लीपने और बर्तन मांजने के डर से वो कभी अफीम खाकर मरना चाहती थी, किस्मत के फेर में उसे वही सब काम करने पड़े। मामा की माली हालत खराब होने के कारण उसने खुद ही नौकलानी को हटा दिया और घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। उसने गर्व के साथ कहा, एक दिन जो सोचकर सीना कांप उठता था, आज वही गोबर लीपने से लेकर बर्तन मांजने तक सब कुछ बड़ी आसानी से कर लेती हूं। कहीं भी जरा भी रुकावट नहीं आई। अशोक समझ गया कि नेकी का ये रूखा स्वभाव असल में उसके कठिन जीवन संघर्ष का एक सुरक्षा कवच है। बुआ गठिया के दर्द से लाचार रहती थी, इसलिए रसोई की पूरी जिम्मेदारी अब लीला नेकी के कंधों पर थी। शहर से आकर ग्रामीण जीवन की कठोरता को जीतने की इस लड़ाई ने अशोक के मन में नेकी के प्रति सम्मान और बढ़ा दिया। तूफान का वेग कम होते ही नेकी सतर्क हो गई। वो चाहती थी कि अशोक अब सुरक्षित अपने घर लौट जाए। नेकी बोली, अब आप जाइए अशोक बाबू, तूफान कुछ कम हुआ है, इसी मौके का फायदा उठाकर निकल पड़िए। बुआ शायद किसी भी पल आती ही होंगी। अशोक उठ खड़ा हुआ और थोड़ी मजाक भरी सुर्खी के साथ बोला, सिर्फ बुआ के आने की बात ही सोच रही हो? क्या हुआ अगर मैं कल सबको बता दूं कि पूरी शाम मैंने कहा और किसके साथ बिताई? नेकी ने हंसकर जवाब दिया, उतनी अभद्रता आप नहीं कर पाएंगे, मैं जानती हूं। इन 2 घंटों की बात पूरी तरह गुप्त ही रहेगी, पर हां, मासी माँ अशोक की माँ को जरूर बताइएगा। अशोक जब विदा लेने लगा तो नेकी उसे छोड़ने आगे तक जाना चाहती थी, लेकिन अशोक ने मंद मुस्कान के साथ उसे रोकते हुए कहा, फिर तुम्हें वापस छोड़ने कौन आएगा लीला? नेकी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने जिद की कि वो अकेली लौट सकती है। आखिरकार अशोक की डांट सुनकर वो दरवाजे के पास ही खामोश खड़ी हो गई। नेकी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने जिद की कि वो अकेली लौट सकती है। आखिरकार अशोक की डांट सुनकर वो दरवाजे के पास ही खामोश खड़ी हो गई। बरामदे की सीढ़ियों से उतरते समय नेकी ने बार बार सावधान किया, घर पहुंचते ही भीगे कपड़े बदल लीजिएगा, 2 बार भीग चुके हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अशोक आंगन में उतरकर कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर वापस लौट आया। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? नेकी ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, थोड़ा थोड़ा लगेगा, पर आप अब और देर मत कीजिए, बुआ आ गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अशोक जब रसोई के उस पार ओझल होने ही वाला था, नेकी ने पीछे से चिल्लाकर एक आखिरी सवाल दागा, एक और बात अशोक बाबू, अब आप में और मुझमें संधि यानी सुलह तो हो गई ना? अशोक ने जाते जाते ही गर्दन घुमाकर जवाब दिया, संधि पत्र का मसौदा तैयार रखना, मैं आकर दस्तखत कर दूंगा। अशोक के चले जाने के बाद भी नेकी दरवाजे का पल्ला थामे काफी देर तक खड़ी रही। तूफान का शोर थम चुका था, लेकिन बारिश की झड़ी अब भी लगातार लगी हुई थी। हवा के झोंकों से उसकी साड़ी का आंचल भीगकर तर हो रहा था, पर नेकी का उस ओर कोई ध्यान नहीं था। उसका मन तो उस शहरी बाबू की छोड़ी हुई बातों के मसौदे को सुलझाने में मग्न था। अगले दिन सुबह नेकी जब अशोक के धुले और प्रेस किए हुए कपड़े लेकर उनके घर पहुंची तो अशोक की मां अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई। उन्होंने नेकी को गले लगा लिया और बड़े प्यार से चूमा। उनके स्वर में गहरी कृतज्ञता, एहसानमंद होने का भाव थी। कल रात बगीचे में जब एक एक पेड़ गिरने की आवाज आ रही थी, तब डर के मारे मेरा कलेजा फटा जा रहा था। माँ, मेरा बेटा तो है ही इतना जिद्दी, तू अगर उसे आवाज देकर ना बुलाती तो वो यकीनन उस तूफान में बगीचे के रास्ते ही आता। माँ की साफ सुथरी बात और दुलार ने नेकी की सारी चिंता मिटा दी। उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून और शर्म की लाली छा गई। वो बिना कुछ बोले बस सिर झुकाए खड़ी रही।
माँ रसोई के काम के लिए जाने से पहले नेकी को वहीं बिठा गईं ताकि वो कुछ खाकर ही घर जाए। नेकी ने अशोक के हाथ में कुछ भीगे हुए कागज थमाते हुए कहा, अशोक बाबू, आपकी कमीज की जेब में ये कागज थे, भीग कर बिल्कुल लुगदी बन गए हैं। अशोक ने कागजों को उलट पलट कर देखा और पूछा, और बटुआ, मनी बैग? नेकी ने हैरान होकर कहा, बटुआ? वो तो जेब में नहीं था। अशोक ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा, नहीं था मतलब? कागज रह गए और बटुआ क्या बस उड़ गया? नेकी खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो समझ गई कि अशोक उसे थोड़ा उकसाने की कोशिश कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, जितनी चाहे कोशिश कर लीजिए अशोक बाबू, अब झगड़ा नहीं होगा। हमारी तो संधि हो चुकी है। लेकिन मजाक छोड़िए, क्या बटुए में बहुत सारे पैसे थे? अशोक ने बताया कि उसमें कुल 5 रुपए ही थे। दौड़ते समय वे मैदान में ही गिर गए थे, लेकिन तूफान के शोर और तेजी में उन्हें उठा पाना मुमकिन नहीं था। उसने ठंडी आह भरकर कहा, चलो अच्छा ही हुआ, वो पैसे मैदान में खाद का काम करेंगे। नेकी ने भी मजाक में सहमति जताई। वो तो है, इस दुनिया में रुपयों जैसी कीमती खाद दूसरी कोई नहीं है। उस घटना को बीते करीब 1 महीना हो चुका है। काल बैसाखी की वो तूफानी रात अब एक धुंधली याद बन चुकी है। लेकिन उस बारिश का नतीजा ये हुआ कि नेकी को तेज बुखार हो गया। सुबह के समय अशोक की मां चाय बना रही थी, तभी नेकी आकर उनके पास सटकर बैठ गई। 2 दिनों के बुखार ने उसके चेहरे को किसी मुरझाए हुए फल की तरह पीला और फीका बना दिया था। मां ने चिंता के साथ पूछा, बुखार उतरा क्या रे? इस हालत में बाहर क्यों निकल आई? नेकी ने लाड़ से कहा, बुखार अब नहीं है, मुझे एक कप चाय दीजिए ना मासी मां। मां ने उसे सीधे चाय न देकर स्टोव पर रखी कढ़ाई से एक कटोरी गर्म दूध निकालकर सामने रख दिया। उनका मानना था कि जब तक शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, ये पीलापन नहीं जाएगा। अशोक ने पास से ही तंज कसते हुए कहा, दिन में 3-4 बार उस गंदे पोखर में तैरोगी तो क्या बुखार रुक पड़ेगा? नेकी ने भी तुरंत पलटकर जवाब दिया, बाप रे, पहले ही दिन से देख रही हूं कि उस तालाब में मेरा नहाना आपकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। अशोक मनी मन मुस्कुराया। ये लड़की एक अजीब पहेली है। पहले दिन की उस अनचाही घटना को वो खुद भी नहीं भूलेगी और ना ही अशोक को कभी भूलने देगी। मजाक और नोक झोंक के बहाने वो मानो उस याद को बार बार जिंदा रखती है। अशोक की मां जैसे ही दूसरे काम से कमरे से बाहर गईं, नेकी ने मौका देखकर कटोरी का सारा दूध एक ही सांस में गले के नीचे उतार लिया। आंख कान मूंद कर उस बेस्वाद चीज को पेट के हवाले करने के बाद उसने चाय का कप हाथ में लिया और नाक सिकोड़कर बोली, ये दूध नहीं, जहर है। अशोक ने मजाक करते हुए कहा, अच्छा रुको, मां को आने दो, सब सच बता देता हूं। नेकी सक पका गई और मिन्नत करते हुए बोली, नहीं, अच्छी लड़की हो ना, बिल्कुल मत बताना। अगर मां को पता चला तो वे अभी एक कटोरी दूध और पिला देंगी। अशोक ने जब हंसते हुए भरोसा दिलाया कि वो इस राज को गुप्त रखेगा, तब नेकी ने फुर्ती से चाय का कप खत्म किया और उठ खड़ी हुई। शरीर अब भी काफी कमजोर था, पर उसे अभी घर लौटना था। उसने बताया, बुआ बीमार हैं, उनके गटिया वाले शरीर के साथ खाना बनाना नामुमकिन है। मामा पिछले 2 दिनों से खुद हाथ जलाकर जैसे तैसे कुछ न कुछ पका रहे हैं, पर आज अब और ऐसा नहीं चलेगा। जाने से पहले नेकी ने अपना असली मकसद बताया, शाम को आप लोगों का हमारे घर पर आम खाने का न्योता है, पुलक को लेकर जरूर आइएगा। शाम ठीक 6 बजे पुलक को साथ लेकर अशोक उनके आम के बगीचे को पार करते हुए हृदय चक्रवर्ती के घर पहुंचा। नेकी के मामा हृदय चक्रवर्ती ने तब खिलखिलाकर उनका स्वागत किया। क्या सौभाग्य है, ये बात भी मानो किसी मंत्र की तरह बार बार जपने लगे। हृदय चक्रवर्ती की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सिर के पके हुए बाल कदम के फूल की पंखुड़ियों की तरह चारों ओर फैले हुए थे। चेहरे पर दाढ़ी मूछों का एक घना जंगल था। जब भी वे हंसने की कोशिश करते, वो जंगल थोड़ा खुल जाता और तंबाकू के धुएं से बदरंग और पीले पड़ चुके कुछ दांत झांकने लगते। उनकी जरूरत से ज्यादा विनम्रता और शिष्टाचार देखकर ऐसा लगता था मानो वे दांत आज स्थायी रूप से ही बाहर निकल आए। बड़े कमरे के बरामदे में वही जानी पहचानी टूटी हुई कुर्सी और स्टूल लगा दिए गए। अशोक और पुलक को बिठाकर चक्रवर्ती जी ने खुद एक कोने में पीढ़ा यानी पीढ़ी संभाला और उकड़ू बैठकर आवाज लगाई, नेकी। भीतर से नेकी ने जवाब दिया, आम काटकर ला रही हूं मामा। थोड़ी ही देर बाद नेकी 2 विशाल थालों में ढेर सारे आम भरकर सामने हाजिर हुई। आमों की इतनी बड़ी तादाद देखकर अशोक हक्का बक्का रह गया। ये क्या मामला है? इतने सारे आम हम कैसे खा पाएंगे? हृदय चक्रवर्ती ने सिर हिलाते लो उत्साह बढ़ाया, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत कम है। आप लोगों की अभी जवान उम्र है, इस उम्र में तो पत्थर भी खा लें तो हजम हो जाता है। खाइए, शर्मत कीजिए। आप लोगों की माताजी नेकी को इतना स्नेह करती हैं, तभी तो आज हम जैसे गरीबों के घर आप लोगों को आमंत्रित करने का साहस जुटा पाया हूं।
नेकी दबे पांव मुस्कुराते हुए भीतर चली गई। अशोक ने और बात न बढ़ाते हुए एक रसीला आम मुंह में डाला। उसने पुलक से फुसफुसाकर कहा, खा पुलक, ये जब तक मानेंगे नहीं तब तक जितना हो सके खा ले, वरना सब बेकार जाएगा। पेशे से मुख्तार यानी वकील हृदय चक्रवर्ती बात करने और महफिल जमाने में काफी माहिर थे। उन्होंने तरह तरह की कहानियों और दिलचस्प बातों से पूरी महफिल को बिल्कुल सजीव बनाए रखा। शाम की उस महफिल में हृदय चक्रवर्ती साक्षात एक दार्शनिक बन बैठे। एक विषय से दूसरे विषय पर चर्चा करते हुए वे कलयुग के इंसानों की धर्महीनता और प्रबल लोभ का बखान करने लगे। अशोक कभी हाँ कहकर सहमति जताता तो कभी मन मुस्कान के साथ सिर हिला देता। मुख्तार साहब ने ठंडी आ भरते हुए कहा, कहता हूं अदालत में इतने मुकदमे आखिर किस लिए हैं मियां? सब उस लालच के कारण। झूठे गवाह तैयार करके दूसरे की 2 बीघा जमीन हड़पने की कोशिश। क्यों भाई, पराई चीज पर इतना मोह क्यों? अपना जो है उसी में संतोष करो ना। अशोक को यह समझने में देर नहीं लगी कि इन नीति वचनों की आड़ में कोई गहरा मकसद छिपा है। थोड़ी ही देर बाद चक्रवर्ती जी असली मुद्दे पर आ गए। एक दुष्ट आदमी ने उनकी 5 बीघा जमीन हड़पने की साजिश रची है और ताज्जुब की बात यह है कि वो मुकदमा अशोक के पिता मुंसिफ साहब की अदालत में ही दायर हुआ है। विस्तार से अपनी मुसीबत का वर्णन करने के बाद जब उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी तो अशोक ने ईमानदारी से दुख जताया। खाना खत्म होने के बाद अशोक ने जब आमों की आधी खाली थाली खिसका दी तो हृदय चक्रवर्ती अचानक दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अशोक सकपका गया। पिता की उम्र के एक व्यक्ति को विनम्रता के बहाने खुद को इस तरह छोटा करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। अशोक ने घबराकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? सच कह रहा हूं, अब और खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, वरना मैं छोड़ता नहीं। चक्रवर्ती साहब फिर भी हाथ जोड़े ही विनती करते रहे। तो फिर कम से कम 2 संदेश यानी मिठाई तो चख लीजिए। और ये कहते ही उन्होंने अचानक अपना रूप बदल लिया और गरजते हुए आवाज दी, नेकी, नेकी। नेकी खामोशी से आकर चौखट के पास खड़ी हो गए। मामा ने उसे डांटते हुए लहजे में कहा, 2 आम परोस देने से ही क्या काम खत्म हो गया? इन्हें क्या कोई साधारण इंसान समझा है? बाप के पास तो बहुत पैसे थे, क्या इतनी सी भी तमीज नहीं सीखी? क्या संदेश मैं तेरे लिए लाया हूं जो उन्हें छिपा कर रखेगी? नेकी ने सिर झुकाकर शांत स्वर में जवाब दिया, संदेश नहीं है। चक्रवर्ती गरज उठे, नहीं है? क्या हुआ? क्या पंख जम गए और वे उड़ गए? नेकी ने बिना विचलित हुए कहा, हैं, पर दिए नहीं जा सकते। हांडी टूट गई और संदेश मिट्टी में मिल गए। हांडी टूटी कैसे? मामा का सवाल था। नेकी ने संक्षेप में बताया, ताक या आले पर रखी थी, बिल्ली ने गिरा दी। हृदय चक्रवर्ती सन्न रह गए। अशोक ने स्थिति को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, बिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया चक्रवर्ती साहब। इन आमों के ऊपर अगर संदेश खा लेता तो पक्का डॉक्टर को बुलाना पड़ता। लेकिन चक्रवर्ती साहब जैसे बुझ से गए। वे अफसोस जताते हुए कहने लगे, 16-17 साल की उम्र हो गई, पर किसी चीज पर ध्यान रहे तब ना। कितने जतन से संदेश लाया था। हाय रे, पहले ही जानता था कि मेरी किस्मत ही खोटी है। अशोक के नसीब में संदेश न होने पर अपनी किस्मत को दोष देना। हृदय चक्रवर्ती की इस अजीबोगरीब विनम्रता को देखकर अशोक को हंसी आ रही थी। लेकिन महफिल के आखिरी हिस्से में चक्रवर्ती साहब ने अपनी असली चाल चली। वे कहने लगे, किस्मत खराब ना होती तो क्या 7 पीढ़ियों की जमीन को लेकर दूसरे लोग टाल मटोल करने की हिम्मत कर पाते? खैर, आपके पिताजी जैसे समझदार हाकिम जब तक हैं तब तक कोई फिक्र नहीं। वे यकीनन इस झूठे मुकदमे को पकड़ लेंगे। लेकिन डर तो इस बात का है कि कहीं विरोधी पक्ष कोई अर्जी डालकर मुकदमा किसी दूसरे सख्त हाकिम के पास न ट्रांसफर करवा ले। अशोक समझ गया कि आमों की ये दावत असल में मुख्तार साहब की एक तरह की तदबीर यानी सिफारिश थी। शाम ढलते देख उसने विदा मांगी। हृदय चक्रवर्ती आनंद फानन में खड़े हो गए और नेकी को निर्देश दिया कि वो रोशनी लेकर अशोक को आगे तक छोड़ आए। अशोक ने मना किया, पर चक्रवर्ती जी जंगल और सांपों का डर दिखाकर नेकी को भेजने पर अड़ गए। अशोक ने मन ही मन सोचा, आप ही रोशनी लेकर चलिए ना साहब, उस दुबली पतली लड़की को बेवजह अंधेरे में क्यों भेज रहे हैं? लेकिन ऐसी इच्छाओं को मन में ही दबाना पड़ता है, सो अशोक ने भी वही किया। नेकी लालटेन हाथ में लिए अशोक के साथ चल पड़ी। आम के बगीचे के उस सुनसान रास्ते पर झिंगरों की आवाज और लालटेन की मध्यम रोशनी ने एक जादुई और रहस्यमयी माहौल बना दिया था। बगीचे के ठीक बीच में पहुंचकर नेकी अचानक ठिठक गई। उसने लालटेन को इस तरह पकड़ा कि उसका चेहरा अंधेरे में रहा, बस उसके हाथों की हल्की सी कपकपाहट ही साफ समझ आ रही थी। नेकी ने दबी आवाज में कहा, अशोक बाबू, मेरी एक विनती मानेंगे? अशोक ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, जिसकी भूमिका इतनी बड़ी हो वो विनती यकीनन छोटी नहीं होगी। नेकी ने एक घूंट भरा और सन्नाटे को चीरते हुए कहा, नहीं, छोटी नहीं है। मामा जिस जमीन की बात कर रहे थे वो वाकई हमारी ही है। क्या आप थोड़ा अपने पिताजी से कहेंगे? नेकी के मुंह से ये बात निकलते ही अशोक जैसे आसमान से गिरा।
सामने अचानक किसी जहरीले सांप को देखकर इंसान जिस तरह चौंक उठता है, अशोक भी ठीक वैसे ही सिहर उठा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेकी या लीला जैसी तेजस्वी लड़की उससे ऐसी अवैध और अनैतिक गुजारिश करेगी। अशोक के पिता एक बेहद निष्ठावान मुंसिफ यानी न्यायाधीश थे। उनके पास निजी प्रभाव का इस्तेमाल कर मुकदमे का फैसला बदलने की बात करना उनकी ईमानदारी का अपमान करने जैसा था। नेकी के प्रति अशोक के मन में सम्मान का जो ऊंचा स्थान बन रहा था, इस एक अनुरोध ने उसमें गहरी दरार डाल दी। लालटेन की रोशनी में नेकी की वो धुंधली छाया अब उसे किसी कुटिल साजिश की तरह लगने लगी। किसी दूसरी स्थिति में ये अनुरोध शायद अशोक को इतना भद्दा न लगता। नेकी अगर सिर्फ सादगी से अपनी मदद की बात कहती तो अशोक उसे जज के कर्तव्यों के बारे में समझाकर शायद हंसकर टाल देता, लेकिन वर्तमान हालात उसे एक गहरी साजिश का संकेत दे रहे थे। उसे लगा इतने प्यार से न्योता देना, खिलाना पिलाना और करीब आने की ये तमाम कोशिशें असल में इसी एक लक्ष्य को पाने के लिए थीं। पैसा भले यहाँ रिश्वत ना हो, पर ये कमाई हुई आत्मीयता भी क्या एक तरह की मानसिक रिश्वत नहीं है? उसे लगा कि हृदय चक्रवर्ती ने खुद कुछ ना कहकर शाम के अंधेरे में इस सुंदर युवती से विनती करवाई है। इसके पीछे जरूर कोई विशेष उद्देश्य है। इस विचार से अशोक का मन घृणा से भर गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हारी इस विनती का मतलब क्या है? क्या तुम ये जानती भी हो? नेकी ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हम बहुत गरीब हैं अशोक बाबू। कोई और समय होता तो ये आवाज अशोक के मन में करुणा जगाती, पर अब उसके मन में केवल क्रोध उमड़ रहा था। उसने कड़वाहट भरे स्वर में कहा, गरीब हो तो क्या तुम्हारे लिए मुझे अन्याय करना होगा? जमीन तुम्हारी है या किसी और की, इसका फैसला अदालत में ही होगा। तुम्हारी ये विनती मुझे और मेरे पिता को कितना बड़ा अपमान पहुंचा सकती है, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है, इसीलिए शायद इतनी बेबाकी से कह पाई। नेकी ने खुद को संभाला और एक लंबी सांस भरकर सिर्फ इतना कहा, चलिए। अशोक के गुस्से का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उसने एक बेहद क्रूर बात कह दी, अतिरिक्त साधुता भोलापन मत दिखाओ लीला। तुमने अपने इस रूप को आखिरकार एक तुच्छ रिश्वत की तरह इस्तेमाल कर ही लिया। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। ये जहरीला वाक्य किसी गहरे डंक की तरह था। अशोक की अपनी शिक्षा दीक्षा और तहजीब मानो उस पल के गुस्से में बह गई। ये बात कहकर वो खुद भी सिहर उठा। अपमान और तड़प के मारे नेकी के हाथ से लालटेन गिर गई और फड़फड़ाकर जलने के बाद हमेशा के लिए बुझ गई। घोर अंधेरे में वे दोनों एकदम खामोश खड़े रहे। अशोक का छोटा भाई पुलक डर गया था। उसने अशोक का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, घर चलो भैया। अशोक तेजी से घर की राह पर चल पड़ा। वो अपने मन को समझाने लगा, ये एक नया अनुभव है। उसने सोचा कि वो एक बड़े लालच के जाल से मुक्त हो गया है। मन ही मन बोला, बच गया। कितने भयानक तरीके से मुझे बांधा जा रहा था, अब मैं आजाद हूं। लेकिन क्या इस मुक्ति ने उसे वाकई शांति दी? उसने जितना ये सोचा कि उसका बंधन टूट गया है, उतना ही एक अदृश्य खिंचाव से उसका हृदय चकनाचूर होने लगा। जिसे वह नहीं है कहकर दूर कर देना चाहता था, उसकी कमी ही मानो 100 फेरों में उसे जकड़ने लगी। आम के बगीचे के उस सुनसान अंधेरे में वो अपने आदर्शों की रक्षा भले ही कर पाया, लेकिन अपने मन की शांति उसने हमेशा के लिए खो दी। अशोक हैरान होकर सोच रहा था कि वह नेकी को जिस नज़रिए से देखना चाहता है, नेकी उस सांचे में फिट नहीं बैठती। कल रात के उस नफरत और गुस्से ने उसकी आंखों के सामने जैसे घना कोहरा पैदा कर दिया था, जिसके पीछे उसने नेकी को मलिन और गुनहगार के रूप में देखा था। लेकिन आज उस कोहरे के पार नेकी का चरित्र उसके सामने पहले की तरह ही उज्ज्वल होकर उभरा। देर रात बिस्तर पर लेटे हुए अंधेरे कमरे में जब वह घटना के हर पल का विश्लेषण करने लगा, तो अचानक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। असली साजिशकर्ता नेकी नहीं बल्कि उसके मामा हृदय चक्रवर्ती थे। अशोक हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठा। खुद को धिक्कारते हुए उसने सोचा, मूर्ख, मैं एक बहुत बड़ा मूर्ख हूं। जिस लड़की के चरित्र की हर परत वह पिछले 1 महीने में जान चुका था, जो बुआ और मामा के आदेशों पर अपना जीवन न्यौछावर कर चुकी थी, वह मामा के अनुरोध को कैसे ठुकरा सकती थी? नेकी का तो कोई कसूर ही नहीं था। इस सच्चाई को समझते ही अशोक के सीने से जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया। अपमान का जो बंधन उसे अब तक दर्द दे रहा था, अचानक वह श्रद्धा और अनुराग के फूलों की माला में बदल गया। भोर होते ही अशोक आम के बगीचे की ओर भागा। तालाब के किनारे एक ताड़ का पेड़ झुका हुआ पड़ा था। उसी के तने पर बैठकर वह उस पतले पगडंडी वाले रास्ते की ओर बड़ी बेसब्री से ताकने लगा। बर्तनों का एक गुच्छा हाथ में लिए झाड़ियों की ओट से नेकी जब घाट पर आई तो अशोक को देखकर वह ठिठक कर खड़ी रह गई। पिछले एक रात में उसके ऊपर से जैसे कोई प्रलंकारी तूफान गुजर गया था। आंखें सुर्ख लाल थीं
और आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। कल शाम जिस लड़की ने अशोक को रिझाने के लिए बड़ी फुर्सत से जूड़ा बांधा था, आज उसके वही बाल बिखरे हुए और बेतरतीब थे। निक्की के इस टूटे हुए रूप को देखकर अशोक का कलेजा मुंह को आ गया। वह एक अपराधी की तरह आगे बढ़ा और दबी आवाज में बोला, लीला, मुझे माफ कर दो। नेकी का सारा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया। अशोक ने फिर से कहा, मैं समझ नहीं पाया था लीला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मामा ने ही तुमसे जबरदस्ती ये सब कहलवाया है। अशोक की ये सांत्वना घाव पर नमक की तरह लगी। नेकी ने अब अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसका वो चंचल और सजीव चेहरा आज अपमान के कारण पीला पड़ गया था। उसने अशोक के ही कहे हुए वे जहरीले शब्द उसे लौटा दिए। आपके पांव पड़ती हूं अशोक बाबू, जो लड़की नीच है, जो भगवान के दिए हुए रूप को एक रिश्वत की तरह इस्तेमाल करती है, कृपा करके उसे उसी नीच हालत में रहने दीजिए। मुझ पर अब और दया मत दिखाइए। इतना कहकर नेकी एक पल भी वहां नहीं रुकी और अशोक के पास से गुजरकर घाट की ओर बढ़ गई। अशोक रास्ता छोड़कर किसी पत्थर की मूरत की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसने देखा कि नेकी अपने होंठों को दांतों तले दबाए आंखों के आंसू रोकती हुई घाट की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। 3 महीने बाद की बात है। कोलकाता की व्यस्तता के बीच अशोक को एक दिन अपनी मां का पत्र मिला। मां ने लिखा था कि वे पिछले 1 महीने से तेज बुखार से जूझ रही हैं, संभवतः मलेरिया। डॉक्टर ने हवा बदलने यानी जलवायु परिवर्तन की सलाह दी है, इसलिए तय हुआ है कि वे रांची जाएंगे। अशोक के पिता को छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो केवल कोलकाता तक ही पहुंचा पाएंगे। वहां से अशोक को ही जिम्मेदारी लेकर उन्हें रांची ले जाना होगा। पत्र पढ़कर अशोक स्तब्ध रह गया। फिर एक अजीब सी बेचैनी के कारण उसने आनन फानन में अपना सूटकेस सहेजा और उसी रात सिराजगंज मेल पकड़ ली। मां ने जब हैरान होकर पूछा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी बेटा, हम खुद ही कोलकाता जा रहे थे। तब अशोक कोई जवाब नहीं दे सका। वो सिर झुकाए बैठा रहा। वो क्यों इस तरह बदहवास होकर लौट आया, इस सवाल का कोई सीधा जवाब उसके पास भी नहीं था। अशोक ने गौर किया कि मां उसकी ओर एक अजीब नजरों से ताक रही हैं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, और जानते हो अशोक, नेकी भी हमारे साथ जा रही है। लड़की बिल्कुल खत्म हो गई है रे। तुम्हारे रहते हुए ही उसे मलेरिया हुआ था, अब वो कालाजार में बदल गया है। शरीर पर न जाने कितना जुल्म किया है उसने। बुखार की हालत में भी कितनी बार उस तालाब में जाकर नहाई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। मां की इस बात ने अशोक को भीतर तक झकझोर दिया। उसे समझ आ गया कि मां के इस हवा बदलने यानी जलवायु परिवर्तन के इंतजाम के पीछे असल में नेकी के इलाज की चिंता ही सबसे बड़ी वजह थी। जो नेकी कभी तालाब के किनारे अपना रौब और तेज दिखाती थी, वही लड़की आज अपने शरीर के प्रति लापरवाही बरतते हुए मौत के मुहाने पर खड़ी थी। नेकी अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसमें जरा सा चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मां ने पालकी भेजकर उसे अपने घर बुलवा लिया। अशोक आंगन में ही खड़ा था। पालकी के खुले दरवाजे से नेकी ने जब अशोक की ओर देखा तो अशोक का कलेजा मुंह को आ गया। नेकी के चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, ना ही कोई घृणा या शिकवा। पूरी रात तूफान का कहर सहने के बाद सुबह के समय रजनीगंधा की कोई अधखिली पंखुड़ी जैसी थकी हारी और शांत मुस्कान बिखेरती है। नेकी के चेहरे पर भी ठीक वैसी ही एक उदास और फीकी मुस्कान थी। उस मुस्कान का बोझ सहन न कर पाने के कारण अशोक ने तुरंत अपना मुंह फेर लिया। उसे एहसास हुआ कि उस रात के अंधेरे आम के बगीचे में उसने जो कुछ खोया था, उसे अब दोबारा पाना कभी मुमकिन नहीं है। जाते समय एक अजीब दृश्य देखने को मिला। जिस हृदय चक्रवर्ती को अशोक कभी कुटिल और स्वार्थी समझता था, आज उनके आंसू देखकर अशोक की धारणा पूरी तरह बदल गई। नेकी की बुआ बीमार थीं, इसलिए चक्रवर्ती साहब साथ नहीं जा सके। विदाई के समय उन्होंने अशोक की मां के हाथ थाम लिए और फूट फूट कर रो पड़े। रुंधे हुए गले से उन्होंने कहा, मेरा और कोई नहीं है मां, बस आप ही उसे स्वस्थ करके वापस ले आइएगा। चक्रवर्ती साहब का ये निस्वार्थ विलाप देखकर अशोक को लगा कि इस दुनिया में इंसान के बाहरी रूप को देखकर उसका न्याय करना कितनी बड़ी भूल है। जिस मुख्तार से वो नफरत करता था, आज अशोक की नजरों में उनसे बड़ा इंसान और कोई नहीं रहा। शहर के छोर को छूती हुई बहने वाली छोटी नदी अब मानसून के पानी से लबालब भरी हुई थी। स्टीमर घाट शहर से लगभग 5 मील दूर था, जहां तक नाव से पहुंचना पड़ता था। स्टीमर पर चढ़ने के बाद बीमार नेकी कैबिन के घुटन भरे अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी। उसे रेलिंग के पास डेक चेयर लगवाकर बिठा दिया गया। पास में अशोक और उसकी मां भी थे। नेकी एकटक मेघना के मटियाले जलस्तर की ओर देखती रही। स्टीमर जब तट के करीब से गुजर रहा था, तब ऊपर की तट रेखाएं धुंधली परछाइयों जैसी लग रही थी।
ठीक 2 साल पहले इसी रास्ते से उसने अपनी जानी पहचानी शहरी जिंदगी को पीछे छोड़ एक अनजान भविष्य की ओर कदम बढ़ाए थे। आज फिर वो उसी रास्ते पर चल रही है, लेकिन इस बार मंजिल और भी ज्यादा अनजानी है। लेना देना का हिसाब शायद अब कभी नहीं मिल पाएगा। उस पार की धुंधली तटरेखा की तरह ही एक अनंत जीवन का बुलावा उसे सोच में डाल रहा था। शायद उस अनजानी दुनिया में जाने के लिए उसका मन रो रहा था, लेकिन नियति उसे उसी ओर खींचे जा रही थी। अशोक उदास चेहरे के साथ डेक के तख्तों की ओर ताकता बैठा रहा। उसके भीतर पछतावे की आग अब भी सुलग रही थी। पुलक को उस समय किसी गहरे शोक से कोई लेना देना नहीं था। वो रेलिंग थामे तन्मय होकर लहरों का उठना गिरना देख रहा था। कुछ देर बाद माँ सिर दर्द का बहाना बनाकर केबिन में जाकर लेट गईं। शायद वे चाहती थीं कि अशोक और लीला कम से कम एक आखिरी बार अपने मन की बातें कर सकें। माँ के जाते ही नेकी ने अशोक की ओर देखा और वही थकी हुई लेकिन जादुई मुस्कान बिखेरी, जैसे कहना चाहती हो, नाराज तो तुम भी नहीं हो, फिर बात क्यों नहीं कर रहे। अशोक ने अपनी कुर्सी नेकी के एकदम करीब खिसका ली। व्याकुल नजरों से उसके चेहरे की ओर देखते हुए उसने दबी आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया लीला? नेकी शांति से मुस्कुराई। उसके स्वर में अब सांसारिक मान अपमान से परे एक स्थिरता थी। उसने कहा, माफ करने जैसा अब कुछ बचा ही नहीं अशोक बाबू, वो सब तो मैं कब का भूल चुकी हूं। छोटी छोटी बातों को बड़ा करके देखने की शक्ति अब मुझ में नहीं रही, और शायद वक्त भी नहीं है। अशोक के आंसू अब और नहीं रुक पाए। उसने रुंधे हुए गले से कहा, मैंने ही तुम्हें खत्म कर दिया लीला। नेकी ने घबराकर उसे रोक दिया। नहीं, ऐसा मत कहो। अचानक अपने दर्द को छिपाने के लिए ही शायद उसने दूर आसमान की ओर उंगली उठाकर दिखाया। देखो, कितने सारे सफेद पक्षी कैसे कतार बनाकर चले जा रहे हैं। क्या वे बगुले हैं? अशोक ने आंखें पहुंचकर आसमान की ओर देखा। धुंधली रोशनी में पक्षियों का एक झुंड क्षितिज के पार उड़ा जा रहा था। उसने कहा, नहीं, वे जंगली बतखें हैं। नेकी हैरानी से ताकती रही। उसकी आंखों में उस वक्त एक दूरगामी सपना तैर रहा था। वो बुदबुदाई, बत्तखें? अरे अच्छा, वे सब दल बनाकर कहाँ जा रहे हैं? क्या घूमने निकले हैं? नेकी का ये आखिरी सवाल मानो सिर्फ उन पक्षियों के लिए नहीं था, ये उसकी अपनी आत्मा की भी एक जिज्ञासा थी। उन जंगली बत्तखों की तरह वो भी आज एक दल से बिछड़ी हुई राही थी, जो मेघना का सीना चीरकर किसी अनजाने देश की ओर उड़ी जा रही थी, जहां अब कोई अपवाद, कलंक नहीं था और ना ही लेन देन की कोई ग्लानि। अशोक अब और दूर नहीं रह सका। वो धीरे धीरे बिल्कुल नेकी के पास सरक आया। जीवन की तमाम जटिलताओं को तुच्छ समझते हुए उसने नेकी का एक दुबलो पतला हाथ अपने बलिष्ठ साथों की मुट्ठी में थाम लिया। जंगली बत्तखों का अपना घर बार नहीं होता, इस बेहद साधारण बात की आड़ में वो इतने दिनों से जमी हुई सारी जड़ता और संकोच को धो डालना चाहता था। मेघना की उन उफनती लहरों के बीच खामोशी से एक गहरा भरोसा और निर्भरता जन्म ले रही थी। नेकी ने थकान भरी आंखें खोली और कहा, सच में? घर बार ना होना भी काफी अच्छा है ना? उसके इस छोटे से उत्तर में घर से बेघर खाना बदोश मन की एक अजीब सी मुक्ति गूंज उठी। मानसून की भीगी हवा से बिखरे हुए रूखे बालों का एक गुच्छा नेकी के पीले पड़ चुके चेहरे पर आ गिरा था। अशोक ने अत्यंत ममता और जतन से उन बालों को हटा दिया। अशोक की उंगलियों के उस गर्म स्पर्श ने नेकी के शरीर और मन में एक अजीब सा सुकून भर दिया। उसने परम शांति के साथ अपनी आंखें मूंद लीं। उस भीगी हुई उंगलियों के स्पर्श को मन की गहराइयों से महसूस करते हुए उसने दोबारा आंखें खोली। अशोक की आंखों में झांकते हुए एक लजीली मगर परम संतोष भरी मुस्कान के साथ उसने गुजारिश की, बहुत नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर सो जाऊं? अशोक ने दबी आवाज में उत्तर दिया, सो जाओ। नेकी का हाथ अब भी अशोक की मुट्ठी में थमा हुआ था। उसने देखा कि श्रावण के उस बादलों से मुक्त नीले आसमान की छाती पर जंगली बतखों का एक झुंड उड़ा जा रहा है, मानो किसी ने नीले धरातल पर कतारबद्ध होकर सफेद चंदन की बूंदों से अल्पना रंगोली उकेर दी हो। नाव किनारे के पास से आगे बढ़ रही थी। उस पार की धुंधली तट रेखा अब कोहरे की तरह धुआं धुआं सी लग रही थी। अशोक ने मन ही मन चाहा कि उस पार का वो अनिश्चित और अस्पष्ट जीवन, मृत्यु या बिछोह और भी धुंधला होकर ओझल हो जाए। लीला का साथ पर वो कभी खड़ा है, वो और भी उज्जवल और साफ होठ है। उनका ये वर्तमान क्षण ही जैसे शाश्वत हो जाए। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।